अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैलती जा रही है और अगले 10 से 15 रोज में इस वायरस के मजीद तेजी से फैलने का खतरा जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 11,155 मुसद्दका केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि इस वबा से अमवात की तादाद 237 तक पहुंच चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने कल भी ये तनबीह की है कि अगर पाकिस्तान में इस चैलेंज से निपटने के लिए मौसर इकदामात ना किए गए तो 15 जुलाई तक मुल्क में कोरोना वायरस के 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 9 मई तक तौसीक कर दी है। अब से कुछ देर पहले ऐलान किया गया कि मुल्क भर में 9 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा, मगर यह वाज़ेह रहे कि इस वक्त वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के लॉकडाउन में फर्क मौजूद है। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन में नरमी कर चुकी है, जिसे अब स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जा रहा है, जबकि सिंध हुकूमत ने रमजान शुरू होने से पहले लॉकडाउन में मजीद सख्ती का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत तो मुकम्मल लॉकडाउन के हक में है और अब डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि इस वक्त लॉकडाउन में नरमी ना की जाए, मसाजिद में तरावी समेत दीगर इज्तिमात की इजाजत ना दी जाए, जबकि कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने में भी जल्दबाजी ना की जाए। मगर दूसरी तरफ कारोबारी तबका और आम शहरी की मुश्किलात में इस लॉकडाउन की वजह से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और इसी वजह से दुनिया में अब यह बहस जारी है कि लॉकडाउन कब तक और किस हद तक नाफिज किया जाए, क्योंकि दुनिया में अब इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कोरोना वायरस तवील अरसे तक हमारे साथ रहेगा। फौरी तौर पर ख़त्म होने के कोई इम्कानात नहीं है, तवील अरसे तक ये साथ रहेगा। इसीलिए पूरी दुनिया अब वो बैलेंस अप्रोच ढूंढ रही है जिसकी मदद से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए, कंट्रोल किया जाए और साथ साथ मईशत का पहिया भी चलाया जाए। आलमी इदारा सेहत, कई आलमी रहनुमा और हेल्थ एक्सपर्ट्स ये वाजे कर चुके हैं कि कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। ये वायरस तवील अरसे के लिए हमारे साथ ही रहेगा और महीनों बाद भी जब कोई मुल्क लॉकडाउन में नरमी का फैसला करेगा, उस वक्त भी कोरोना वायरस के दोबारा सर उठाने का खतरा बरकरार रहेगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हुकूमत से अपील कर रही है कि मुल्क में लॉकडाउन में नरमी ना की जाए। 2 रोज पहले कराची के डॉक्टर्स ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स ने भी हुकूमत से यही अपील की है और आज कराची में खवातीन डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को खबरदार किया है कि जिन दिनों लॉकडाउन सख्त था उस दौरान कोरोना के केसेस काबू में थे, मगर जैसे ही लॉकडाउन में नरमी की गई है तो केसेस में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया। सारे माहिरीन का यह ख्याल है कि अगले 2 हफ्ते में 2 से 4 हफ्ते में और बढ़ेगा और शायद पीक करेगा। प्रोजेक्टेड फिगर्स जो है वो 70,000 तक है। 70,000 में अगर 10% लोगों को सीरियस मर्ज हो गया तो हमारे पास तो अस्पतालों में कैपेसिटी नहीं है। इतने भी वार्ड हैं 80% ऑलरेडी सैचुरेटेड है। ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो। मुहतात रहना इस वायरस के लिए ये 1000 दर्जे बेहतर है। खुदारा इस मुल्क को उस इम्तिहान में ना डालें कि जिसके साथ हम उसका कोई अहाता ना कर सकें। 10,000 से हमारे लोग ज़्यादा यहाँ पे अब इफेक्ट हो गए, ये हज़ारों में नहीं है, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि इस लॉकडाउन को प्रोलॉन्ग करें, इस लॉकडाउन को इफेक्टिव करें। इस बीमारी का एक ही इलाज है, भी बहुत आसान इलाज है, बिल्कुल सस्ता इलाज है कि घर बैठ जाएं। हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हमारी। इसका इलाज यही है कि हमारी सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम घर बैठे 1-1.5-2 महीने के लिए। अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। खवातीन डॉक्टर्स कह रही हैं कि 1 से 1.5 माह लॉकडाउन पर अमल किया गया तो कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। वो ये भी कह रही हैं कि इस वक्त वो अस्पताल में खतरनाक सूरत हाल देख रही हैं। अगर डॉक्टर्स को कुछ हुआ तो कोरोना के मरीज को कौन संभालेगा। आलमी इदारा सेहत और डॉक्टर्स कोरोना वायरस के फैलने का खदशा का इजहार कर रहे हैं, जबकि आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से आइंदा 15 रोज बहुत अहम है, इसलिए अवाम घरों में रहें। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमती अहकामात के मुताबिक ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी, जिसको TTQ स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, यही हमारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ एफ़र्ट को ड्राइव करेगी। अगले 15 दिन निहायत अहम है। इसमें कोशिश करें कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर भरपूर एहतियात बरती जा सके। DGISPR कह रहे हैं कि अगले 15 रोज बहुत अहम है। साथ ही उन्होंने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की हिमायत भी की है।
वजीर आजम इमरान खान भी 15 मई तक कोरोना वायरस के केसेस तेजी से फैलने का खदशे का इजहार कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद वजीर आजम इमरान खान मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की हिमायत करते रहे हैं। वजीर आला सिंध भी आइंदा कुछ रोज इस हवाले से बहुत अहम करार दे रहे हैं कि वायरस तेजी से फैल सकता है, मगर उनकी स्ट्रेटजी और वजीर आजम की स्ट्रेटजी में वाज़े फर्क मौजूद है। मुराद अली शाह वजीर आला सिंध इस बात के हक में है कि सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन की बजाय सख्त लॉकडाउन की जरूरत है और इसीलिए डॉक्टर्स के एतराज़ात की वजह से कल सिंध हुकूमत ने नमाज तरावी को महदूद करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब सिर्फ मस्जिद इंतजामिया को ही मस्जिद में तरावी पढ़ने की इजाजत होगी। पाकिस्तान में डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये वायरस अगले 2 हफ्ते तक अपनी पीक पर पहुंच सकता है, इसीलिए मुल्क में लॉकडाउन मजीद सख्त होना चाहिए और लंबे अरसे तक होना चाहिए। मगर अहम बात यह है कि दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव से मुतल्लिक कुछ थ्योरीज गलत साबित हो रही हैं। पहले यह इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि 1 मई तक कोरोना वायरस की पीक सामने आने के बाद इस वायरस पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, मगर अब यह बात सामने आ रही है कि इस वायरस की कोई एक पीक नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना वायरस की एक से ज्यादा पीक सामने आ सकती हैं। यानी कि अगर कोई मुल्क फिलहाल इस वबा पर काबू पा भी लेता है तो इसके बावजूद ये यकीन नहीं किया जा सकता कि इस मुल्क में ये वबा दोबारा सर नहीं उठाएगी। कल प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा में अमेरिका में मकीम माहिर अमराज इन्फेक्शन डॉक्टर फहीम यूनुस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग कोई एक मैच नहीं बल्कि ये पूरा टूर्नामेंट है जिसकी कई पीक्स आ सकती हैं। अगर इस वायरस पर फिलहाल काबू पा भी लिया गया तो इसी साल सर्दी में ये वायरस दोबारा लौट सकता है। ये एक पीक का मामला नहीं है, ये एक टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे मैच खेलने हैं आपको जीतने से पहले। ये एक सिंगल मैच नहीं है। शुरू में ऐसा महसूस होता था कि एक पीक आएगी, हम उसको गुजार लेंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नजर नहीं आ रहा हमें, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे स्कूलों से एक और तरह की पीक आ सकती है। जब सर्दियां आएंगी और ये वायरस हो सकता है इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरसेस के साथ उस सीजन में मिक्स हो, तो ये बहुत सारी पीक्स इसकी अभी आगे आना बाकी हैं दुनिया पूरे ग्लोबल। डॉक्टर फहीम यूनुस कह रहे हैं कि इस वायरस की कोई एक पीक नहीं है बल्कि इसकी मजीद पीक्स भी आ सकती हैं और अब दुनिया के इन ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिन ममालिक ने काफी हद तक इस वबा पर काबू पा लिया था। और आलमी इदारा सेहत समेत मुख्तलिफ सरबरान मुमलिकत भी इस बात को वाजे कर रहे हैं कि कोरोना वायरस फौरी तौर पर खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये तवील अरसे तक हमारे साथ ही रहेगा। We are not living in the final phase of the pandemic, but still at the beginning. We will have to live with the virus for a long time. Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. जर्मनी की चांसलर हो या WHO के सरबराह, दोनों का यही कहना है कि यह वायरस तवील अरसे तक रहेगा जब तक इसकी वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। इसीलिए सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या तवील अरसे तक जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती तब तक लॉकडाउन किया जा सकता है या नहीं। और इसीलिए अब ये बात अहमियत इख्तियार कर रही है कि शायद क्योंकि ये वायरस ख़त्म नहीं होगा तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, अपने तर्ज अमल को बदलना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को इस वायरस के इर्द गिर्द एडजस्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर दफातर खुले होंगे या दफातर जब भी मुकम्मल तौर पे खुल जाते हैं तो वहाँ पर आइसोलेशन की जो भी SOPs हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि जो एसेंशियल स्टाफ ज़रूरी है कि वो दफातर या फैक्ट्री पे आए, उस स्टाफ को आना पड़ेगा। बाकी लोग घर से काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम जो इस वक्त हो रहा है वो शायद तवील अरसे तक जारी रहे। इसी तरह जब स्कूल्स जब भी खुलते हैं दुनिया भर में तो वहाँ पर भी ये ख्याल करना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि डिस्टेंस कैसे क्रिएट करना है, आइसोलेशन कैसे इख्तियार करनी है और तालीम भी साथ साथ जारी रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से जब मसाजिद खुलने की बात हुई है तो उसके लिए भी एक बाकायदा SOP बनाया गया है कि आपने फासलों पे खड़े रह के नमाज पढ़नी पड़ेगी। दूसरी इबादत गाहें भी जब खुलेंगी उसके हवाले से भी ऐसी ही SOPs होंगी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा क्योंकि ये वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती। इसकी एक दो मिसालें हमारे सामने हैं। जर्मन साइंसदान एलेक्जेंडर जो कि इस बात के हक में थे कि तवील अरसे तक लॉकडाउन हो, अब वो ये समझते हैं कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती तब तक लॉकडाउन में नरमी ना लाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इससे जर्मनी की मईशत भी तबाह हो जाएगी और जो जर्मनी की माशरा है वो तबाह हो जाएगा। UAE जहां पर हमने देखा कि एक बहुत सख्त लॉकडाउन था, लोगों को बाहर निकलना बिल्कुल ही मना था, अब वहां पर भी एकदम से नरमी कर दी गई है। शॉपिंग मॉल्स खोल दिए हैं उन्होंने,
जो नकलो हरकत थी लोगों की वो भी उन्होंने दिन भर इजाज़त दे दी है, यानी कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उनको भी इजाज़त होगी, तो वहाँ पर भी इस हवाले से नरमी देखी जा रही है। इसीलिए दुनिया भर में अब ये एक बैलेंस तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वायरस फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होना है तो क्या लॉकडाउन जारी रहे या इस वायरस के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साद नियाज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। 2 रोज़ पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पंजाब डॉक्टर्स ने की, खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर्स ने की, और आप लोगों का ये खदशा, ये फेयर बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर लोग मिलेंगे, आपस में मुलाकातें ज़्यादा होगी, मेल जोल होगा, बाजार खुला होगा, मसाजिद खुले होंगे, तो खदशा है कि ये वायरस तेज़ी से फैलेगा। लेकिन आप लोगों ने कोई एस्टिमेशन लगाया है कि अगर आप लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं तो वो कितने अरसे तक हो, 2 हफ्ते तक हो, 4 हफ्ते तक हो या 6 हफ्ते तक हो? कोई स्टैटिस्टिक्स वाइज आपने अंदाजा लगाया इसका? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मसला ये हुआ था कि क्योंकि आप देखें कि नंबर्स अचानक से बढ़ने लगे और कम से कम कराची में हमने ये महसूस किया कि जो हमारी क्रिटिकल केयर जो सपोर्ट सिस्टम है, जो इस प्रॉब्लम से जो मरीज ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं, उनकी जो रिकवरी के लिए जो हमारी फैसिलिटीज़ थी वो सेट हो रही थी। हालांकि हमारे अभी नंबर्स इतने नहीं बढ़े थे। दुनिया के दीगर ममालिक को देखते हुए हमने फिर ये रियलाइज़ किया कि यार ये जो पीरियड है, गवर्नमेंट ने भी कहा, हेल्थ के जो एडवाइज़र है उन्होंने भी कहा कि ये जो पीरियड है मई के 2 हफ्ते का जो है, इसमें इस बात का बड़ा गहरा इम्कान है कि शायद ये मर्ज बहुत बढ़ जाए, क्योंकि हमारी अपनी तिब्बी सहूलियात इस किस्म की नहीं है कि हम इसको हैंडल कर सकते। और हमने ये महसूस किया कि रमज़ान से पहले गवर्नमेंट ने इसको खोलने की बात की, उसके अलावा उन्होंने जो है वो ज़ाहिर रमज़ान में वैसे भी मिलने जुलने का, शॉपिंग का और फिर एक इबादत का भी सिलसिला, तो हमें ये महसूस हुआ कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें रिलैक्सेशन की जाए। ये ज़रूरी है कि हम इसको कंटिन्यू करें 2 हफ्ते। अब फेज 1 इसका ये होना चाहिए 2 to 4 वीक्स। अगर हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत बढ़ने लग गए तो उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और अगर हमें लग रहा है कि नंबर्स नहीं बढ़ रहे तो फिर हमें फेज 2 में जाना चाहिए, जिसमें हमें सिलेक्टेड एरियाज या कोहॉर्ट्स को पकड़ के टेस्टिंग को बढ़ा के और उन एरियाज में सिलेक्टिव लॉकडाउन जैसे कहा जा रहा है उसको किया जाए और बाकी एरियाज को आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए। इसके साथ साथ और दीगर टेस्ट भी आने का इम्कान है, जिसमें सीरोलॉजी भी है। हो सकता है अगले 1-2 महीने में हमें वो भी कुछ फायदा पहुंचा सके और उन लोगों को आइसोलेट या आइडेंटिफाई कर सके जिनको ये वायरस हो चुका है और जो सेफ हो गए, अगर ऐसा हो तो क्योंकि अभी बहुत सारे अभाव है इस मामले में, तो हम ये समझते हैं कि ये 2 हफ्ते बड़े क्रूशियल थे, खुसूसन रमजान के हिसाब से, क्योंकि शॉपिंग, मिलना जुलना, अफ्तार, अगर आप ये लोगों को समझाएंगे नहीं कि यार ये सीरियस मामला है तो फिर सारी चीजें बढ़ जाएंगी। उसमें इबादत भी शामिल है, उसमें तिजारत भी, सारी हर चीज शामिल है। तो इसीलिए आपकी बात दुरुस्त है कि जाहिर सी बात है जब मेल जोल होगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो ये वायरस तेजी से फैलने का खदशा बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये 2 से 4 हफ्तों में भी इसकी तादाद कम नहीं होती और जो क्रिटिकल पेशेंट्स से आप कह रहे हैं कि हमारी फैसिलिटी सैचुरेट हो चुकी है, वो सूरत हाल नहीं बदलती, फिर क्या रेकमेंड करेंगे? फिर आप मजीद रेकमेंड करेंगे कि इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाए? मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा हुआ और हमारी ये तादाद बढ़ गई और अल्लाह ना करे कि जो हम कह रहे हैं वो सही हो, मैं हर प्रोग्राम में ये दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह हम सब गलत हो और ये ठीक हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ शहजाद साहब तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर हमें लॉकडाउन के लिए कहना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ब खुद लॉकडाउन के में खुद ही उस पर अमल करना शुरू करेंगे, बिकॉज क्योंकि ज्यादातर लोग अफेक्टेड होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे हमने उस दिन भी कहा कि हम नहीं चाहते कि ये जो है ना इलाज में हम तफरीक शुरू करें, जैसे वेस्ट में हो रहा है कि उम्र जिनकी ज्यादा है उनको इलाज फिर नहीं दिया जा रहा और प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जो कम उम्र के लोग हैं। तो उस सिचुएशन में जब हम जाएंगे तो मेरा ये ख्याल है कि फिर तो हमें इस सिचुएशन को बिल्कुल दोबारा असेस करना पड़ेगा। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं, पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर ना बढ़े, और वजीर आजम इमरान खान ने खुद इस खदशे का इजहार भी किया था कि मिड मई में ये मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर फहीम साहब, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारी थ्योरीज जो आ रही हैं वो पुरानी थ्योरीज को अब रिजेक्ट कर रही हैं। मिसाल के तौर पे पहले ये समझा जा रहा था कि दुनिया भर में इसका एक पीक होगा, इसके बाद ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, फिर आप डिक्लाइन देखेंगे। अब दुनिया भर में ये बात हो रही है कि ऐसा नहीं है। कल डॉक्टर फहीम यूनुस साहब जियो के प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मल्टीपल पीक्स हो सकती हैं। आप दफातर खोलेंगे फिर एक नई पीक नजर आएगी, स्कूल्स खोलेंगे फिर एक पीक नजर आएगी। एंजेला मर्केल हो चांसलर जर्मनी, उन्होंने भी इस खर्चे का इजहार किया है कि तवील अरसे तक रहेगा। WHO कह रहा है कि तवील अरसे तक रहेगा। तो अब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका पीक आता रहेगा जब आप कोई खोलने की कोशिश करेंगे? तो अब हमें अपनी जिंदगी इस वायरस के साथ ही गुजारना पड़ेगी कुछ अरसे तक।
जब तक कम से कम वैक्सीन नहीं आ जाती, और एक एहतियात के साथ ही हमें एक नया तर्ज अमल सामने लाना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। शहजाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और क्योंकि इस चीज का किसी को सही पता नहीं है। देखिए इस वक्त जो हमें महसूस हो रहा है वो ये लग रहा था कि सबका ये ख्याल है कि 2 हफ्ते में, एक्चुअली हमारे यहाँ आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि लॉकडाउन कोई सीरियस लॉकडाउन तो नहीं हुआ ना। अगर जिसको आप जिस तरह दीगर ममालिक में, इवन अगर आप इंडिया में देख लें तो हमसे ज्यादा लॉकडाउन इंडिया में हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी फिलहाल ये 2 हफ्ते, क्योंकि रमजान का महीना ऐसा महीना होता है जिसमें तिजारत, आना जाना, सहरी खाना, अफ्तार, फिर इबादत, सारी चीजें एक साथ, ये हमारे लिए बड़ा स्पेशल महीना होता है। और पाकिस्तान से ज्यादा रमजान में रौनक मेरे ख्याल में शायद दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होती। तो इस वजह से इन हालात में हम ये समझते थे कि ये बड़ा जरूरी है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि अगर ये चीज नीचे नहीं आती तो हमारा नेक्स्ट लायामल क्या होना चाहिए, और अगर ये नीचे आ जाती है। देखिए लॉकडाउन का फायदा सिर्फ ये है हमारे यहाँ, इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज महदूद हैं, तो हमें अगर ट्रिकल करके मरीज आएगा तो हम उसको हैंडल करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर अचानक एकदम से आ गए तो हमारे हेल्थ सिस्टम में इतनी वो नहीं है जो है ना कैपेसिटी कि वो उसको जो है ना हैंडल कर सके। और वो बहुत सारी चीजें कि गर्मी में ये कम हो जाएगा और पाकिस्तान में क्योंकि इम्यूनिटी है हम बच जाएंगे, ये सारी चीजें तो अब बड़ी काफी हद तक, और हमारा वायरस डिफरेंट है, ये सब चीजें तो काफी हद तक रिजेक्ट हो चुकी है और इनमें कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह इलाज के सिलसिले में भी अभी तक कोई ऐसी ठोस इलाज नहीं निकला है जिसको हम कहें कि जिससे हमें बहुत रोशनी नजर आ रही हो, और ना ही वैक्सीनेशन की उम्मीद है। तो इसमें यही होगा कि आप एरिया वाइज आइडेंटिफाई करेंगे, इसका बड़ा एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ, इस लॉकडाउन के साथ साथ हमें इस प्रोग्राम पे भी काम करने की जरूरत है। लेकिन आप समझते हैं कि वो वक्त अभी नहीं आया है, अभी 2 से 4 हफ्तों के लिए मजीद लॉकडाउन होना चाहिए और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी पे काम करें जिस पर गालिबन इस वक्त वजीर आजम इमरान खान काम कर रहे हैं। वो तो कह चुके हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है हमें। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से करेंगे, ये असल चीज है ना। ये जो अगले 2 हफ्ते हमें 4 हफ्ते मिल रहे हैं, इसमें हमें अपनी स्ट्रैटेजी उस नेक्स्ट फेज की ऑलरेडी तैयार रखनी चाहिए, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से टेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में उन्होंने एक जो पीसीआर का टेस्ट है उसको 10-10 लोगों का सैंपल डाल के किया, उससे उनकी कॉस्ट कम हो गई और उनकी जो नंबर्स ऑफ टेस्ट है उन्होंने बहुत ज्यादा किया। तो इस तरह से उन्होंने सिलेक्टिव पॉपुलेशन में किया और उसके बाद उन्होंने इस तरह से जो है ना उसको बेहतर कर लिया अपने सिस्टम को। और क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट का भी बड़ा इशू है, टेस्ट भी मौजूद नहीं है, तो इस लिहाज से जो है ना वो ये बड़ा जरूरी है कि हम कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हम इस चीज को लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ लॉकडाउन पे ही काम करें, बिल्कुल हरगिज नहीं आए। क्योंकि डॉक्टर साहब आप लोगों का जो नुक्ता नजर है वो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता गलत है, आपका फेयर बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा हेल्थ सिस्टम पे, और ऐसा अगर हुआ तो हालात फिर हमारे शायद काबू से बाहर निकल जाएं। लेकिन आप अपने नजरिए से देख रहे हैं और जो वजीर आजम है या हुकूमतें हैं वो इस बात पे भी गौर कर रही हैं कि फिर माली हालात क्या होंगे, माशी हालात क्या होंगे, लोगों को उस पर भी गौर करना है। मिसाल के तौर पे अब कल स्कूल्स खुलेंगे, शायद एक नया पीक आए, तो फिर क्या ये रिकमेंडेशन की जाएगी डॉक्टर्स की जानिब से कि नहीं पीक आ रहा है, मजीद लॉकडाउन चाहिए? कल को आप दूसरे बिजनेसेस खोलेंगे, फिर एक पीक आएगा, फिर आप कहेंगे कि बंद कर दें। तो ये बड़ा एक मुश्किल है इस वक्त इसको डील करना, एक बैलेंस तलाश करना। बिल्कुल आपकी बात सही है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने तो फिलहाल इस वक्त टाइम जिसको कहते हैं ना वक्त को बाई किया है, सही वक्त को अपनी तरफ किया है ताकि हम इस एकदम से हमें मसला ना हो। लेकिन इसके साथ साथ हमें सेकंड स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा और स्कूल्स और वो चीजें जो बहुत ज्यादा इस वक्त एसेंशियल नहीं है, अगर तालीमी साल थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो वो दोबारा कैचअप किया जा सकता है, लेकिन जो जिंदगियां जाया हो जाएंगी। और देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स की। हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक रीजन और जो कंपल्शन थी या फ्रस्ट्रेशन थी वो हमारे जूनियर्स की तरफ से थी कि जी अगर इसी तरह हमारे पास मरीज आते रहे तो हम किस तरह इससे लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद नियाज हमारे साथ मौजूद थे। आज जो खवातीन डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने इस खदशे का इजहार जरूर किया था कि अगर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इन्फेक्टेड होने लगे इस वायरस से तो फिर जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनका इलाज कौन करेगा। डॉक्टर्स के खदशात अपनी जगह मौजूद है, इसीलिए दुनिया इस वक्त एक बैलेंस तलाश करने की कोशिश कर रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी हिकमत अमली में और वफाक की हिकमत अमली में वाज़ेह फ़र्क है। आज कह तो दिया है वफाक ने कि 9 मई तक
ये लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कल वजीर आजम बता चुके हैं कि हमारा लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन है, जबकि सिंध ने जो इकदाम लिए हैं कल और आज, उससे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सख्त लॉकडाउन के फेवर में हैं। सईद साहब, लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जो कहा जा रहा है कि इस वायरस का कोई एक पीक नहीं होगा, एक पीक आएगा फिर शायद दूसरा पीक भी आ सकता है, पुरानी थ्योरीज गलत साबित हो रही हैं, तो इस हवाले से क्या सिंध हुकूमत गौर कर रही है कि कभी ना कभी और शायद बहुत करीब ही हमें जिंदगी को मामूल पे लाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी और अपने जो तौर तरीके हैं उनको मुख्तलिफ बनाना पड़ेगा, हालात पहले जैसे नॉर्मल नहीं होंगे, हमें एहतियात के साथ ये सब काम करने पड़ेंगे और जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा इसको? शहजाद देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया के शायद कोई एक दो लोग हों जिनको बहुत ज्यादा चीजें पता हो, लेकिन मैंने जितना सुना है, ये जो माहिरीन है उनसे सुना है कि कोई शख्स हतमी तौर पर आपको नहीं बता सकता कि कल या एक महीने बाद या एक साल के बाद क्या सिचुएशन या क्या पोजीशन खड़ी होगी। हमने आज की सूरत-ए-हाल को सामने रखते हुए, आज माहिरीन की राय को सामने रखते हुए फैसले करने हैं। अब वो फैसले सही भी हो सकते हैं, वो फैसले गलत भी हो सकते हैं, दोनों इसके ऑप्शन मौजूद होते हैं कि या तो आपका फैसला सही हो जाएगा या गलत भी हो सकता है। लेकिन जो आज माहिरीन कह रहे हैं, अगर उन चीजों को मद्देनजर रखें तो हमें क्या करना चाहिए, मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को कोई समझेगा तो शायद उन्हें हमारी बात समझ आ जाएगी कि हम ये फैसला क्यों करना चाहते हैं। देखिए, हमें भी इस बात का एहसास है कि लॉकडाउन आप सारी जिंदगी नहीं चला सकते, सारी जिंदगी तो दूर की बात है, शायद इसको आप 6-8 महीने भी कंटिन्यूसली नहीं चला सकते हैं। कहीं ना कहीं आकर हमें कोई ना कोई चीजें खोलनी पड़ेगी, कोई ना कोई लोगों को स्पेस देनी पड़ेगी, ये हमें पता है। लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आज हमारे सामने जो सबसे खतरनाक सूरत-ए-हाल दरपेश है वो यही है कि आज के बाद या आने वाले 6 दिनों में, 8 दिनों में, 10 दिनों में अगर ये तादाद अचानक से बढ़ जाती है तो क्या हम उस अचानक बढ़ने वाली जो नंबर ऑफ पेशेंट्स की सिचुएशन होगी उसको किस तरह हैंडल करेंगे। हम इस चीज को समझते हुए कि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम आने वाले दिनों में जो तादाद बढ़ेगी उसको किसी तरह से टेक्निकल से, इसलिए लेकिन हम ये समझते हैं कि वो बात उन्होंने कही। मेरा ये सवाल है कि अगर 15-20 दिन बाद भी क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में कमी नहीं आ रही, हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज को 180 डिग्री तो चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही उसमें इजाफा कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर्स की तो मुमकिन रिकमेंडेशन ये होगी कि इस वक्त भी लॉकडाउन की जरूरत है और वो शायद उस वक्त उनके हिसाब से ठीक हो, लेकिन वो करना मुमकिन नहीं होगा, फिर क्या करेंगे हम? देखें, एक तो मैं ये समझता हूं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा शायद हमारे शहरियों में भी, हम में भी कुछ अवेयरनेस ज्यादा आ जाएगी और जो लापरवाही हमें बहुत सारी जगहों पे नजर आ रही है कि लोग शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं डायरेक्टिव्स को, एडवाइजरीज को, या जो एहतियाती तदाबीर उनको इख्तियार करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो करना शुरू कर देंगे। और दूसरी जो मैं समझता हूँ कि जो शायद बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स के आने का जो फ्लो है वो थोड़ा सा स्लो होगा। अब जब तक फ्लो थोड़ा सा स्लो है तो उसमें आप बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन की बात हम भी समझ रहे हैं और हमने कुछ यूसेज में चीजें की भी, लेकिन वो उस वक्त होता है जब कोई हॉट स्पॉट्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कुछ एरियाज हो जहां आपको नंबर ऑफ केसेस तेजी से बढ़ रहे हो तो उसको आप कंट्रोल करें। लेकिन अगर आप ये तसव्वुर करेंगे कि आप पूरे मुल्क को खोल देंगे और उसके बाद कहीं कहीं अगर केसेस बढ़ेंगे तो उसको लॉकडाउन करके ठीक करेंगे, तो मेरा अपना जाती ख्याल है, मैं कोई माहिर नहीं हूं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि शायद ये काम करेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। सही साहब, अभी पिछले हफ्ते ही ये फैसला हुआ, ठीक है, मैं एक और इशू पे बात करना चाह रहा हूं। पिछले हफ्ते ये फैसला हुआ, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और उलमा हज़रात बैठे और फैसला हुआ कि मसाजिद हमने खोलनी है पब्लिक के लिए और एक कंडीशनल होगा, SOPs होंगी जो फॉलो करना होगा। पिछले हफ्ते इतवार को मेरी आपसे बात हुई कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थी, आपने कहा बिल्कुल हम ऑन बोर्ड है और जब हम दूसरी चीजें खोल रहे हैं, फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि मसाजिद बंद रखें। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने खुद उलमा हज़रात से कहा कि नजर सानी करें और फिर कल आपने ये फैसला कर लिया कि फर्ज नमाज तो होगी लेकिन तरावी अब नहीं होगी, जबकि पिछले हफ्ते तक ही आप लोगों ने इत्तेफाक किया था उस मीटिंग में जाकर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे सामने जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रोजाना नई नई खबरें आती हैं, इत्तलात आती हैं, डॉक्टर्स के मशवरे आते हैं, माहिरीन के मशवरे आते हैं, और अभी आपने खुद बताया, डॉक्टर साहब ने बात भी की, हालांकि इनको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इन डॉक्टर साहब को जो जानते हैं वो खुद ही फैसला कर रहे हैं। देखें, कराची में माहिरीन ने फैसला किया और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की जो बड़ी बड़ी तंजीम है उनके नुमाइंदों ने बैठकर एक बात कही और इल्तिजा की, उन्होंने हुकूमत से भी की, लोगों से भी की, उलमाए कराम से भी की। इसी तरह लाहौर में कल डॉक्टर्स ने की, आज आपने देखा कि लेडी डॉक्टर्स ने बैठ के ये बात की
अब मैं ये समझता हूं कि हम कम से कम इन डॉक्टर्स को ये एहसास तो दिलाएं कि जिस खदशे का इजहार हम कर रहे हैं उसको हम समझते हैं और हम आपके खदशात को मद्देनजर रखते हुए संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। डॉक्टर्स कहते रहे और हम कुछ ना करें, उनको नहीं हम तो फैसले कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं मुनासिब बात नहीं है। हमने जब डॉक्टर्स की ये बात सुनी कि आने वाले 2 हफ्तों में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाएगा और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका सामना कर सकें और पेशेंट्स को हैंडल कर सकें। सही साहब, क्या बेहतर स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि आप लोग पहले डॉक्टर्स से बात कर लेते, आप लोग क्योंकि इन कांटेक्ट होते हैं हर वक्त, उनसे मशवरा करते और फिर अपना एक मौकिफ रखते? जब प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग थी उसमें सिंध अपना एक मौकिफ रखता। अब मसला ये हो रहा है कि अब दूसरी तरफ से शिकायत आ रही है कि अभी तो तरावी का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ, हमने एसओपीज अडॉप्ट करना शुरू कर दिए, उस पर कोई गौर नहीं कर रहा, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ मसाजिद कर रही होंगी, तो वो तनकीद आ रही है कि अभी तो हम एसओपीज अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद आपने ये फैसला कर दिया। इसलिए एक हिकमत अमली के साथ जाते, एक वाज़ेह फैसला होता तो बेहतर नहीं होता, बजाय इसके कि 3 दिन में आप फैसलों को बदलते रहे? शहजाद, मैं आपको एक मिसाल दूं। जब हमने शुरू में स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद किए थे, तो 2 हफ्तों की तातील के बाद हम स्कूल खोले जा रहे थे और हमारी जो मीटिंग हुई टास्क फोर्स की, उसके अंदर मेजॉरिटी का ओपिनियन ये था, सिवाय 1-2 लोगों को छोड़ के, कि जी स्कूल हमें खोल देने चाहिए। माहिरीन के भी ख्याल था कि स्कूल खोल देने चाहिए। हमने पूरी तैयारी की, हमने एसओपीज बनाए, हमने जाके लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर दी और मैं खुद मैंने हैदराबाद में चला गया और शहरों में चला गया ताकि जाके अफसरों को बताऊं कि करना क्या है। उसी शाम को सिचुएशन चेंज हुई, उसी टास्क फोर्स की मीटिंग दोबारा हुई और उसी टास्क फोर्स में वो लोग जो कल ये कह रहे थे कि जी स्कूल खोलने चाहिए, वो कहने लगे स्कूल हमें नहीं खोलने चाहिए, इसलिए कि सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई थी। सही। तो मैं ये समझता हूं कि जब 1 हफ्ता पहले अगर हम आपसे बात कर रहे थे तो ये जो जितना भी फैसला हुआ उसमें भी माहिरीन से राय ली गई कि किस तरह हम ये करेंगे रमजान के महीने में, और ये बातें हुई। तो आप कह रहे हैं कि वो हालात इतना तेजी से बदल रहे हैं कि फैसले भी बदलने पड़ सकते हैं। जरा मुख्तसर बता दीजिएगा कि जो कारोबारी तबका है, जो 20 नुकात हुए थे जी शहजाद, जो 20 नुकात तय हुए थे उसमें भी ये गुंजाइश छोड़ी गई कि अगर इसमें हालात बिगड़ते हुए महसूस हो तो इस पे नजरसानी की जा सकती है और सूबाई हुकूमत अपना फैसला कर सकती है। और हमने जब ये फैसला किया तो हमने पहले सदर पाकिस्तान से भी राब्ता किया, उनको बताया कि ये सूरत हाल है, और भी बहुत जगहों पर हमने राब्ते करके अपना फैसला जो था, ठीक है। मुख्तसर ये बता दीजिए सही साहब कि कल क्या ट्रेडर्स और रिटेलर्स, ये कारोबारी तबका अपने मार्केट खोल सकता है? कोई गुंजाइश दी गई है उनको कि खासतौर पर ऑनलाइन बिजनेस अगर आपका है या कर सकते हैं तो एक शख्स दुकान में बैठे हो दुकानें खोल दे? देखिए, दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है, शटर उनके डाउन होंगे, वो टेलीफोन पर ऑर्डर ले सकते हैं, जिस तरह हमने रेस्टोरेंट्स को अलाउ किया हुआ है कि होम डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वो तमाम कारोबारी लोग जो किसी भी तरह से ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, टेलीफोन पर ऑर्डर लेके घर पे डिलीवरी कर सकते हैं, उनको हम इजाजत देंगे और उनके लिए भी हमने बड़े स्ट्रिक्ट एसओपीज बनाए, उन एसओपीज पर अमल करें और अपना काम करें। लेकिन ये भी आर्जी है और इसके बाद मुस्तकिल आप लोगों के डायलॉग चल रहे हैं कि दुकानें कब खोली जा सकती हैं? देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि रोजाना की जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो अगर बेहतरी की तरफ जाएंगी तो यकीनन हम चीजें ठीक कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वजीर तालीम हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे एक तनकीद ये होती आई है कि पंजाब में छोटे या बड़े लेवल पे जो तबादले और जो चेंजेस हैं वो मुसलसल होते जाते हैं। 4 मरतबा आईजी को बदल दिया जा चुका है, 5वें आईजी पंजाब है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से 3 मरतबा चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। इस वक्त जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं जवाद रफीक मलिक, वो 4थे चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के। कल रात को अचानक 9:30 बजे के करीब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे आजम सुलेमान खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये फैसला अचानक हुआ और अचानक एक नए चीफ सेक्रेटरी को तैनात कर दिया गया। और ये तनकीद होती आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में हर लेवल पर बहुत तेजी के साथ तबादले किए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में माजी में भी डिस्कस किया है कि चाहे सेक्रेटरी एजुकेशन हो या सेक्रेटरी इरिगेशन हो, मुसलसल उनके तबादले होते रहे हैं। नवंबर 2019 में जब बड़े पैमाने पे पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आई, नए आईजी को तैनात किया गया, नए चीफ सेक्रेटरी को तैनात किया गया, तो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि हमने एक तवील एक्सरसाइज की है, मैंने और उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर ने, और 3 हफ्ते की तवील एक्सरसाइज के बाद हमने ये नई टीम जो है हम वो सामने लेकर आए हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि पुराना पंजाब पीछे रह जाएगा और आपको एक नया पंजाब नजर आएगा। जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय, 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं
आज जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ पोस्ट किया, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा उसकी इज्जत थी। उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफा नजर आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है। तो वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे कि पंजाब की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए हमने पूरी टीम को चेंज किया है। आजम सुलेमान खान को लेकर आए, नए आईजी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि अब आप देखेंगे कि आपको एक नया पंजाब नजर आएगा। लेकिन कल चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की जब मुलाकात हुई वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में, उसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला किया कि आजम सुलेमान खान को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर उनको पहले एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा और आज उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी इंटीरियर लगा दिया गया है। क्या वजह बनी अचानक ये होने की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब। रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये अचानक क्या हुआ? वजीर आजम ने तो जब नई टीम बनाई थी उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर तो बड़े पुरुमीद थे कि नया पंजाब नजर आएगा, फिर अचानक कल ये चेंज हुआ। देखिए, अचानक तो नहीं हुआ। जो इमरान खान ने अपनी टीम बनाई थी उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी लगाया, बेहतरीन आईजी लगाए, इसमें कोई शुबा नहीं बेहतरीन है। लेकिन जो उन्होंने पावर दी चीफ सेक्रेटरी को, ये पावर्स दे दी कि आप इसको चलाएंगे, अब उन्होंने ये कह लें कि सारी ख़राबी इमरान खान की खुद पैदा इसलिए करता है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के हाथ में निज़ाम दे दिया पूरा। जबकि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, जो कानून है, उसमें इख्तियार जो है वज़ीर आला को है। वज़ीर आला का इख्तियार जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब वो पोस्ट हुए तो उसके बाद जितने तबादले कमिश्नर सेक्रेटरीज, उसमें हत्ता के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था डॉक्टर शैब, उनको भी तब्दील कर दिया गया। हालांकि वज़ीर आला को इख्तियार होता है कि अपना सेक्रेटरी अपनी मर्ज़ी से ले ले, उस तक को तब्दील कर दिया गया, बल्कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भेज दिया गया, बाद में रोक लिया। तो जब उन्होंने इख्तियार अपने हाथ में लिया तो ये खटपट उसी वक्त शुरू हो गई थी। और जहाँ तक हमें याद है 5 माह लग रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, तो उसके बाद 3 माह बाद इन्होंने खुद भी 1-2 जगह कहा था कि ये ज़्यादा मसला देर तक चलता नज़र नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इन्होंने जाना नहीं होता, फिर मैंने जाना होता है। तो लेकिन एक उन्होंने जो दूसरी बात है कि ठीक है, अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत रहें, वो कहते हैं कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो वज़ीर आला की सियासी मुदाखलत नहीं होती। एक रूल्स ऑफ बिज़नेस कानून है जिसके तहत वज़ीर आला को कुछ इख्तियार हैं, बाकी इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के पास हैं, कुछ इख्तियार कमिश्नर्स के पास हैं, कुछ इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के उसके सेक्रेटरीज के पास हैं। लेकिन उन्होंने सारे इख्तियार अपने पास ही रख लिए चीफ सेक्रेटरी ने। तो उस पर ये इख्तियारात रख लिए थे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को। देखिए, ग्रेड 18 एंड अबव जितनी पोस्टिंग, स्पेशली फील्ड की पोस्टिंग हो, चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। उन्होंने 20 किया, 19 किया, 18 तमाम पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी से शुरू कर दी थी और तमाम पोस्टिंग वो अपनी मर्ज़ी से करते रहे। फिर जब ये मामला हुआ और चीफ मिनिस्टर उस पर रजिस्ट किया, बिल आखिर हुआ क्या कि जो चीफ मिनिस्टर के पार्स हैं, कुछ बिल्स आए, कुछ समरीज आई, कुछ डेवलपमेंट का काम हो, सारा चीफ मिनिस्टर ने उनका रख दो, उन्होंने उसको रोकना शुरू कर दिया। और ये सारी बात इमरान खान को पहुंचाई जाती रही। लेकिन रईस अंसारी साहब, आपको याद होगा कि जिस वक्त इनको लाया गया था उस वक्त ये बात हो रही थी कि पंजाब में अब एक डिफरेंट मॉडल होगा, क्योंकि वजीर आजम चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को ना हटाया जाए, इसीलिए वो एक मजबूत चीफ सेक्रेटरी लेकर आए हैं ताकि सारे मामला जो है अब वो कंट्रोल किए जाएंगे ब्यूरोक्रेसी से, यानी कि चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। ये मॉडल तो खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस्मान बुज़दार पे बड़े इल्जामात लग रहे थे कि सियासी तौर पे भर्तियां हो रही हैं, इत्तेहादी भी सियासी तौर पे ट्रांसफर पोस्टिंग के ख्वाहिश रखते हैं। तो उस फॉर्मूले को तो ये खुद इन्होंने चेंज किया था। देखिए शहजाद साहब, ये हमारा अपना निज़ाम है। अगर ये कुछ उनकी अगर सियासी लोगों की ना माने, फ़र्ज़ करें परवेज़ इलाही की ना मानी जाए, जो उनका तय है कि 4 शहरों में उनकी मर्ज़ी से लोग अपॉइंट होंगे, उन्होंने आखिर पब्लिक में जाना है, दोबारा जाना है, छोटे मोटे काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, कुछ लोगों के काम हैं, तो वो तो करने पड़ते हैं इनको और वो करने पड़ेंगे। उसमें रुकावटें आई, अगर नहीं करेंगे तो परवेज़ इलाही साथ छोड़ जाएगा। परवेज़ इलाही ने तो पहले भी कहा था कि अगर बुज़दार चेंज हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। तो ये तो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत चलें तो इसमें कोई मजाक नहीं। मैं आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ कि पिछले 1.5 माह से कोरोना का इशू आया तो चीफ सेक्रेटरी साहब 95% अपने घर से बाहर नहीं है, कैंप ऑफिस से, और उस कैंप ऑफिस में शाम को मीटिंग होती थी। पंजाब के बड़े सीजन पॉलिटिशियन, बड़े सीनियर, राजा बशारत चल के उनके घर जाते थे,
भाई अगर कोरोना का इशू आप बाहर नहीं आ रहे तो राजा बिशारत तो चीफ सेक्रेटरी से उम्र में कहीं ज़्यादा है, और कोई भी सूबाई वजीर प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो अगर इतना मसला था तो चीफ सेक्रेटरी साहब राजा बिशारत घर आ जाते, और जब वहाँ से हैंड आउट जारी होता तो हैंड आउट क्या जारी हो रहा है कि राजा बिशारत और चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास हुआ। ये दो बंदों की किस तरह सदारत में इजलास हो गया? सही, लेकिन तो ये तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर उस्मान बुज़दार साहब को रखते हैं, इख्तियारात भी उनके पास होने चाहिए, तो जो सियासी मामलात हैं वो हल हो जाते हैं, लेकिन फिर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो जाती है। अगर इख्तियारात किसी चीफ सेक्रेटरी को दे दिए जाते हैं तो सियासी तौर पे वो एक फॉल आउट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सियासी बातें मानी नहीं जाती, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाती है। तो अब ये बड़ा एक अजीब सा इशू है। एक तरफ अगर वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सही करनी है तो सियासत में मार खा जाते हैं, सियासी तौर पे मजबूत करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में मार खा जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं शाह साहब। देखें, जब फर्ज करें जो रूल्स ऑफ बिजनेस कह रहा है चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, तो क्या चीफ सेक्रेटरी हो या कोई हो, क्या अपने मनपसंद अफसरान नहीं लगाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर से लेकर उनके साथ जो काम करते हैं, क्या उनको वो नहीं लगाएंगे? वो आप किसी के कहने कराने से नहीं लगाएंगे? तो यही पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम अगर काम कहें तो वो नहीं होना, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का किसी का दोस्त कह दे तो वो लग जाएगा। उनके साथ काम करते वो अपने, क्या आप समझते हैं कि बहुत मेरिट पे काम होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुआ है, जैसे हमने बताया कि 1.5-2 साल में ये 5वें IG हैं जो इस वक्त तैनात किए गए हैं, और 4थे चीफ सेक्रेटरी हैं जो अब पंजाब में लगाए गए हैं, और ये जो उखाड़ पछाड़ है ये पंजाब में जारी है पिछले कुछ अरसे से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां चांद की रोयत पे इख्तलाफ इस हद तक है कि हम रमज़ान शरीफ का आगाज़ एक दिन नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ईद एक दिन नहीं मनाई जाती। हर साल की तरह इस साल भी यही हुआ है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में पहली रमज़ान का जो है चांद देख लिया गया और आज पहला रोज़ा था, लेकिन जो बाकी मुल्क है उसमें पहला रोज़ा कल रखा जाएगा। ये इख्तलाफ और ये हम हर साल ही देखते हैं कि ईद पर भी यही होता है कि ईद कहीं कहीं पहले मना ली जाती है और बाकी मुल्क में ईद कहीं और मनाई जाती है। और इस हवाले से वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसके वज़ीर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पिछले साल एक कमरी कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा था ये कैलेंडर जो है इस इख्तलाफ को ख़त्म करने में मदद देगा, क्योंकि इस कैलेंडर के ज़रिए आप बता सकते हैं कि आइंदा बहुत सालों तक, आइंदा 5 साल तक, 10 साल तक चांद कब पैदा होगा, चांद कब कितना बड़ा होगा, और उसकी बुनियाद पर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहली रमज़ान कब होगी या किसी महीने का चांद कब होगा, और उससे ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। तो पिछले साल उन्होंने जब ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद से अब तक जितनी भी उन्होंने इस्लामिक डेट्स बताई वो सही साबित हुई हैं, चाहे वो रमज़ान की हो, चाहे वो मुहर्रम के चांद के हवाले से हो। 15 अप्रैल को उन्होंने ये बता दिया था कि 25 अप्रैल को मुल्क भर में पहला रोज़ा होगा, और ऐसा ही है कि मुल्क भर में रोज़ा होगा पहला, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ इलाकों में कल ही पहला रोज़ा रख लिया गया था, आज ही इनफैक्ट पहला रोज़ा रख लिया गया था, कल वो कह रहे थे कि चांद नज़र आ गया है। इस हवाले से जो कमरी कैलेंडर था वो काबीना में भी पेश किया गया, इसके बाद उस कैलेंडर को भेज दिया गया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में, और कहा गया कि वहाँ से उनकी राय जब सामने आएगी, उनकी तजवीज़ सामने आएगी, तो इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और मुल्क भर में इस कैलेंडर से मदद हासिल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, इस इख्तलाफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या हुआ, उस कैलेंडर का क्या फैसला किया इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज साहब मौजूद है। किबला अयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब तो बड़े पुरुमीद थे कि काबीना में इसको पेश करेंगे कैलेंडर को, इसके बाद आप लोगों को भेजा गया ये कैलेंडर और कहा गया कि इसको इस्तेमाल करें, इसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि मुल्क में ये जो इख्तलाफ है कि कब चांद देखा गया, चांद नहीं देखा गया, एक दिन रमज़ान का आगाज़ होता है, ना ही एक दिन ईद होती है, वो इख्तलाफ ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपकी तरफ से कोई तजवीज़ सामने नहीं आई, कोई राय सामने नहीं आई इस कैलेंडर पर? ये कैलेंडर जो वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाया था, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजा गया था और हमने उस पर गौर किया और उसकी तायीद की कि ये बहुत अच्छा काम है। इसके बाद वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की ये तवक्को थी कि हम ये जो मसला है पेशावर में मुफ्ती पोपल ज़ई साहब का, मस्जिद कासिम अली ख़ान, और जो वफाकी सेंट्रल कमेटी है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, इसमें कोई एक डायलॉग की सूरत बना के और मुफाहमत की तरफ लाएंगे। तो हम इस पर काम कर रहे थे कि अचानक काबीना ने फ़ैसला किया, और काबीना के फ़ैसले के मुताबिक ये काम वज़ारत मज़हबी उमूर के हवाले कर दिया गया। चुनांचे वज़ारत मज़हबी उमूर को जब ये काम हवाले हुआ तो हमारा उनके साथ इजलास भी हुआ। वज़ीर मज़हबी उमूर ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी
जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब और मुफ्ती पोपल ज़ई साहब भी पेशावर से तशरीफ़ लाए थे। तो अब उस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई हल की सूरत नज़र नहीं आई। तो मुसलसल एक अमल है, जारी रहना चाहिए। उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुसलसल एक गुफ्तगू और इंगेजमेंट की ज़रूरत है। या साहब, आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कोई हल निकल आएगा। हम तो इतने सालों से ये देख रहे हैं कि ना इत्तेफाक ईद पर हो सकता है, ना इत्तेफाक इस बात पे हो सकता है कि रमज़ान का आगाज़ कब होगा। इस पे तो तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है ताकि ये इख्तलाफ इस अहम इशू पे ख़त्म हो। या तो हम इस बात पे इत्तेफाक कर लें कि इस मुल्क में जिस दिन ईद मनानी है वो मना ले, लोग अपना चांद देखें, अपना फैसला कर लें। या तो इस बात पे इत्तेफाक कर लें क्योंकि जब सॉल्यूशंस मौजूद हैं उस पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे। और अगर आप लोग समझते हैं कि ये कैलेंडर शायद अगर सोल्यूशन नहीं है आपकी नज़र में, तो कोई और सोल्यूशन बता दें, ये मसला तो हल हो कम से कम। ये मेरा ज़ाती, इसके बारे में मेरी ज़ाती सोच है, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल के सामने तो ये मसला था, लेकिन ये फिर हवाले कर दिया गया, वजारत मज़हबी उमूर के पास आ गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये गुजारिश करूँ कि दो बातें हैं। या तो हम SOPs जो हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो हम तय कर लें वफाकी जो रुयत हिलाल कमेटी है उसके लिए। और SOPs ये हैं कि ये सवाल हल किया जाए कि क्या हमने चाँद की रोयत को महदूद करना है पाकिस्तानी सरहद तक, या जो मताले के इख्तिलाफ वाला मामला है कि अगर मतला एक हो, यानी आस पास के इलाके कि जिनके दरमियान हमारे और उनका दिन एक है, उनके अंदर भी अगर रुयत हो जाए तो वो काबिल कबूल है। ये फ़ैसला हो जाए तो फिर भी हम एक हल की तरफ जा सकते हैं। या फिर दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको महदूद रखना चाहते हैं पाकिस्तानी सरहदात के अंदर चांद के दिखाई देने का, तो फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मुकामी कमेटियां हैं उनको फिर इंगेज करना होगा इस बात पे कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी की इस बात को तस्लीम कर लें कि मसलन आज के दिन रुयत का कोई इम्कान नहीं, तो वो ये दावा जो हैं इनको कबूल कर लें और फिर रुयत के दावा के गवाह जो हैं उनको फिर तस्लीम ना करें। शुक्रिया किबला याद साहब। इत्तफाक अगर मतले पे करना है वो कर लें। अगर आप समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इन लोगों को साथ बिठा के मनाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, तो वो कर लें। लेकिन जो भी हो जल्दी हो। एक कैलेंडर हमारे सामने है और इस कैलेंडर के ज़रिए जितनी भी इस्लामी तारीख पिछले एक साल में बताई गई हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। इसके बावजूद इस कैलेंडर पर भी अब तक कोई इत्तेफाक के राय नहीं हो सका है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।